आज हम बात करेंगे उस तेजाब हत्याकांड के बारे में जिसे लोग आज भी भूले नहीं हैं। बिहार का सनसनीखेज हत्याकांड आज भी लोग भूले नहीं हैं। इसी सनसनीखेज हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था बिहार के बाहुबली माफिया और नेता शहाबुद्दीन का नाम। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। यही वो मामला है जिसकी वजह से शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद वो हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है, जो लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला रहा है जिसे तेजाब हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आइए हम बताते हैं क्या था ये तेजाब हत्याकांड। ये बात है साल 2004 की। बिहार के सीवान जिले में चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ रहा करते थे। उनकी मुख्य बाजार में 2 दुकानें थीं। एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठता था और दूसरी दुकान पर गिरीश। 2004 का वो दिन इस परिवार के लिए कयामत का दिन बनकर आया था। कुछ लोग चंदा बाबू से रंगदारी मांग रहे थे मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। वही लोग उस दिन उनकी किराए की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा था। उन लोगों ने सतीश से रंगदारी के 2 लाख रुपए मांगे। सतीश ने 30-40 हजार रुपए देने की बात कही। दुकान में बैठे राजीव ने विरोध किया तो उसे पीटा गया। खतरा देख गिरीश बगल के बाथरूम में घुसा और एसिड की बोतल दिखाकर बदमाशों को डराने लगा। बदमाश भागे मगर घंटे भर में बड़ी तादाद में लौटे। इस बार गिरीश राजीव और सतीश को प्रतापपुर उठा के ले गए, जहां चारों तरफ घने गन्ने के खेत थे। वहां एक बगीचे में गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया। राजीव को गन्ने के खेत में पिस्टल के दम पर बंधक बना लिया गया। तब तक सांसद शहाबुद्दीन वहां हथियारों से लैस शूटरों के साथ पहुंचे और वहां लगाई गई कुर्सी पर बैठ गए। फरमान जारी किया, नहला दो इन लोगों को एसिड से। आदेश मिलते ही गिरीश और सतीश पर तेजाब डाला जाने लगा। चीखें गूंजने लगी। दोनों झटपटाते रहे मगर किसी को रहम नहीं आया। मौत के साथ मदद की गुहार लगाते लफ्ज खामोश हो गए। अब सिर्फ कंकाल बचे थे और शरीर पर कहीं कहीं मांस के लोथड़े। राजीव ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी ओर चंद्रकेश्वर प्रसाद इस घटना से अनजान पटना अपने भाई से मिलने आए थे। लगातार उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से घंटियां बजने लगी। कोई फिरौती की रकम मांगता तो कोई घर लिखवाने की बात करता, कोई ये कहता कि शहर छोड़ दो। 3 दिनों तक राजीव गन्ने के पेड़ों में ही हथियारबंदों से घिरा रहा। तीसरे दिन सुबह हथियारबंदों को झपकी आई तो राजीव भाग निकला और वो बदहवास घर पहुंचा। जब वारदात के बारे में बताया तो पिता चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू निढाल होकर गिर पड़े। 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की कल्पना भर से थाने पहुंचे, रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट में शहाबुद्दीन का नाम आते ही थानेदार की कलम रुक सी गई। कहा, सोच लीजिए, आप शहर क्यों नहीं छोड़ देते। गिरते पड़ते वो शाम को
चादर से मुंह ढके एसपी के पास पहुंचे तो एसपी ने मिलने से इनकार कर दिया। डीआईजी से मुलाकात की, वहां से निर्देश आया कि रिपोर्ट लिखो। जब थानेदार ने सुरक्षा की बात कही तो डीआईजी सोच में डूब गए। फिर फोन आया, तुम्हारी सुरक्षा में वहां थाने की पुलिस है और चंदा बाबू के लिए बीएमपी के लिए कमांडो भेज दूंगा। रिपोर्ट लिखी गई। जांच में तो दुकानदारों ने कहा कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। साहब का खौफ ऐसा कि बाजार में कोई गवाह तक नहीं मिला। बड़े बड़े हुक्मरान तो उसके दरवाजे में जाकर सलामी ठोकते थे। वो चलता था किसी वीवीआईपी की तरह। उसके आगे सायरन बजता रहता, स्क्वाड और काफिले उसके पीछे और आधुनिक हथियारों की नुमाइश करते हुए बंदूकची उसके आगे चलते। 2 किलोमीटर तक रास्ता क्लियर रहता। लोग उसके ही फरमान सुनते और लागू भी वही होता। बकौल पूर्व डीजीपी डीपी ओझा उसके कनेक्शन कमिश्नर से तक थे। जब वो दुबई जाता तो 40 मर्सिडीज गाड़ियों से उसकी खिदमत होती। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1999 में नेपाल के मंत्री और दाऊद का नेपाल इंचार्ज मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या के बाद उसकी कमान साहिब के ही हाथ में आ गई थी। इधर दूसरी ओर चंदा बाबू को बड़े बड़े लोग मैनेज करने को समझाते। चंदा बाबू की जिंदगी में फिर एक मनहूस दिन आया जब दोहरे हत्याकांड के चश्मदीद बेटे राजीव को 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 19 जून को कोर्ट में केस की सुनवाई होनी थी। एक जवान बेटे की हत्या की खबर सुनकर मां कलावती देवी बाथरूम में ही गिरकर बेहोश हो गई। कमर की हड्डी टूट गई। चंदा बाबू भी बेहोश हो गए। होश में आने पर बोले, छोड़ेंगे नहीं शहाबू को। शहाबुद्दीन का नाम हत्या के साजिशकर्ता के रूप में आया। धारा लगी 120B। अब गवाह खुद 70 साल के चंदा बाबू बने। कोर्ट की सुनवाई जारी रही, पर वो कोर्ट नहीं जाते। घर में पत्नी की देखभाल करते और चौथे दिव्यांग बेटे की भी। जज वहां खुद मुकर्रर तारीख पर जाते। जज का कोर्ट में इजलास लगाने की शायद बिहार में पहली घटना है। केसों की लंबी तारीख और लगातार बहस के कारण जज का चैम्बर जेल में ही बन गया। पर चंदा बाबू का कोर्ट भगवान का दरबार था। बराबर कहते फैसला वहीं से होगा। शायद ऐसा इसलिए भी कहते क्योंकि कई संगीन मामलों में शहाबुद्दीन गवाह और सबूतों के अभाव में बरी होते रहे। उन्हें आशंका थी कि इस मामले में भी वो बरी हो सकते हैं। जेल में दरबार लगाने की घटना जब सार्वजनिक होकर अखबारों की सुर्खियां बनने लगी तो उसे भेजा गया भागलपुर सेंट्रल जेल। वहां से जब कुछ दिनों के लिए बरी हुआ तो 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा सीवान। सीवान में खिदमत ऐसी कि कोई बादशाह आया हो। हर्ष फायरिंग ऐसी कि दिवाली मनाई जा रही हो। सरकार ने भावी आकांक्षाओं और गुप्तचरों की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सिफारिश की। उसमें रेखांकित करने वाला ताजा मामला बना चंदा बाबू के 3 बेटों का। 16 दिसंबर 2020 को चंदा बाबू की मौत हो गई। आखिर में शहाबुद्दीन ने भी कोरोना से दिल्ली के अस्पताल में बतौर एक कैदी दम तोड़ दिया।